Relation between international law and municipal law. इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों अलग एक डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम्स हैं और इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सोर्सेज हैं और इनके अलग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, लेकिन इनकी रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेटेड है और ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस इनमें आ जाते हैं. सो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि मेजर थ्योरीज जो हैं वो म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की जो मेजर थ्योरीज हैं और इसमें इंडियन और ब्रिटिश प्रैक्टिसेस को स्टडी करेंगे. Now, municipal law, it is a national law, it's a domestic law and it is an internal law of a sovereign state. किसी भी स्टेट का अपना जो लॉ होता है, नेशनल लॉ होता है किसी भी नेशन का, दैट इज़ कॉल्ड एज द डोमेस्टिक लॉ. और जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है. इसमें लीगल बाइंडिंग उन मेंबर्स की होती हैं जो कि उसके मेंबर हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी अपनी अंदर की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी बाकी एंटिटीज़ के लिए बाइंडिंग हो जाती है कि उनको उसके रूल्स फॉलो करने हैं. नाउ मेजर थ्योरीज हैं. मोनिज्म पहली थ्योरी है मोनिज्म. इस थ्योरी में ये बताया गया है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ ये अलग अलग हैं, ऑल्दो दे आर अ पार्ट ऑफ द यूनिफाइड लीगल सिस्टम. इंटरनेशनल लॉ एक सुपीरियर लॉ माना जाता है और वो डोमेस्टिक रूल्स में भी अप्लाई हो सकता है. ठीक है, इसमें इसको डेलीगेशन थ्योरी भी बोला जाता है. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स जो अपने अपने स्टेट के हैं वो ज़्यादा अप्लाई होते हैं. इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको ट्रांसलेट किया जाए नेशनल लॉ में, and it's directly applied to the national judge and it directly applied to the citizens also. Kelsen's pure theory of law. कैल्सन ने एक आर्ग्यू किया था कि जितने भी लीगल नॉर्म्स हैं वो अपनी वैलिडिटी बेसिक नॉर्म्स से डिराइव करते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्फेयर में भी आता है. और इसमें इस पे एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पैक्टा सुन सर्वांडा, दैट इज एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट. डुअलिज्म. ये थ्योरी एक इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है. दो, डुअल मीन्स टू, एंड इसमें डिस्टिंक्ट लीगल ऑर्डर्स हैं. जो इंटरनेशनल लॉ को बाइंडिंग है उन्हीं स्टेट्स से जिसके साथ उसके रिलेशंस हैं और ये सभी डोमेस्टिक लीगल सिस्टम्स में अप्लाई नहीं हो सकता है. सो इंटरनेशनल लॉ का जो इफ़ेक्ट है वो डोमेस्टिकली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं म्यूनिसिपल लॉ में थ्रू स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स. सो डिफरेंस है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लॉ में. ये ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी भी बोला जाता है. इसमें ट्रीटीज़ हैं, प्रोमिसेस हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं म्यूनिसिपल स्टैट्यूट्स में और नेचर ऑफ कमांड्स में. स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी भी इसी में आ जाती है. इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है सॉवरेन स्टेट को. सॉवरेन स्टेट को ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट करना हो. हार्मोनाइजेशन थ्योरी. इसमें इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉज एड्रेस करते हैं अलग अलग इश्यूज़, लेकिन इनके गोल्स सेम होते हैं. इनका गोल यही है कि वेलबींग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. इसमें जैसे इन्वायरमेंटल लॉ आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ आ जाते हैं, कमर्शियल लॉज आ जाते हैं जो कि सभी के लिए ज़रूरी हैं. सो इसमें कोई कंसिडर नहीं किया जाता किसी भी सिस्टम को सुपीरियर, कि इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है या फिर नेशनल लॉ सुपीरियर है. Now, British practices. United Kingdom जनरली डुअलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है. इसमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, ज़्यादा ऊपर रखा गया उसको. एंड दे हैव इंस्टेंसेस वेयर ब्रिटिश कोर्ट्स हैव शोन अ विलिंगनेस टू कंसिडर इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो. जैसे यूरोपियन यूनियन लॉ है या ह्यूमन राइट्स लॉ है, ये उन्होंने अडेप्ट किया है फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ. सो ब्रिटिश प्रैक्टिसेस में भी डिफरेंट है. इसमें प्रेरोगेटिव जो है वो पावर ऑफ द क्राउन है. इसमें निगोशिएशंस कर सकते हैं, सिग्नेचर्स हो सकते हैं, साइन हो सकती हैं ट्रीटीज़, एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव क्राउन एंड द पार्लियामेंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड. इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और इसमें भी जो ट्रीटीज़ हैं वो पार्लियामेंट से कंसेंट के बाद ही फॉलो होती हैं. नाउ ब्रिटिश में ह्यूमन राइट्स एक्ट और फैक्टरटेम लिटिगेशन ये फॉलो किया गया है 1998. दिस एक्ट इसमें जनरली यूरोपियन कन्वेंशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स को डोमेस्टिक लॉ में भी इंक्लूड कर दिया गया है. इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू डायरेक्टली इन्फोर्स देयर राइट्स फ्रॉम ब्रिटिश कोर्ट्स. फैक्टरटेम लिटिगेशन में है, इसमें वो केसेस इन्वॉल्व हैं जिसमें फिशिंग राइट्स डेमॉन्स्ट्रेट द विलिंगनेस ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स टू कंसिडर यूरोपियन यूनियन लॉ इवन इफ कॉन्फ्लिक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक legislation.
इंडियन प्रैक्टिसेस, इंडिया में भी ड्यूलिस्टिक अप्रोच ही फॉलो होता है, ये रिकग्नाइज करते हैं, और डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल लॉ में अलग अलग डिस्टिंक्शन है। बट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इंडियन कोर्ट्स ने भी विलिंगनेस दिखाई है और इंटरनेशनल लॉ को और प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया अपने डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस में, लाइक ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल लॉज। नाउ ये भी इंडियन लॉज ब्रिटिश प्रैक्टिसेस की तरह ही हैं बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो करते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 53 ऑफ चैप्टर 11 पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की, और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एक्ट ये बताता है कि ऑनरेबल रिलेशंस रखने हैं सभी नेशंस के साथ, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो। आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट करता है स्टेट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड द कोर्ट्स दे हैव टू एडहियर टू द इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स। विशाखा गाइडलाइंस ये सुप्रीम कोर्ट से इशू हुई हैं, ये इनकॉर्पोरेट करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। अमेरिकन प्रैक्टिसेस इसमें सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इन एनी कॉन्फ्लिक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल प्रिवेल। It is somewhat similar to international customs of the British, but it is not based on the constitutional rules. इसके provisions भी constitution के according हैं, जो कि article 6 describe करता है। So जो relationship है international law और municipal law की, ये complex है और कि evolve हो रही है। इसमें dualistic approach जो है वो dominant रहती है बहुत सारी countries में, and there is a growing trend towards harmonization, that is the peaceful settlement of the disputes and incorporation of international laws and principles in the domestic legal system. तो ये ट्रेंड जो है ये ग्लोबलाइजेशन में है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है ह्यूमन राइट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये एक इंटरनेशनल लॉ, इट्स अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ।